हमारा ख़ानदान कश्मीर के लायक और मुअज़्ज़ज़ घरानों में शुमार होता था। हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी इबादत वरासत की बदौलत आला मकाम पाया और उनकी बेशुमार करामतों की बदौलत गैर मुस्लिम इस्लाम के दायरे में शामिल होते रहे। मेरे दादा और नाना आपस में सगे भाई थे। पूंछ और ज़िला राजौरी में कट्टर हिंदू आबाद थे। वहाँ भी मुसलमान अपने अक़ीदे में बहुत पुख्ता थे। 1947 में जब पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया, हमारा ख़ानदान 4 जगहों पर आबाद था। तब हमारे दादा और उनके चचा जो बुजुर्ग थे, उन्होंने फ़ैसला किया कि पाकिस्तान जाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे थे। दादा जान मुजाहिदों की मदद कर रहे थे, जिसकी खबर वहाँ के सरकर्दा हिंदू है को मिल गई थी। तभी साथ वाले गांव से खबर पहुंची कि हिंदुओं ने एक इमारत को, जहां मुसलमान जमा थे, आग लगा दी है। इस इमारत में हमारे भी कुछ रिश्तेदार थे। यूं ये सारे महसूर मुसलमान जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गए। उन्होंने महसूस कर लिया कि यहाँ रुकना अब मौत को दावत देना है, लिहाजा पाकिस्तान का रुख करना चाहिए। तभी बड़े दादा के ज़ेर साया काफिला ज़िला राजौरी से रवां दवां हुआ। रास्ते में बड़ी तकलीफ़ें उठाईं। बिलाखिर दोपट्टा सेक्टर से ज़िला कोटली में दाखिल हुए और जेहलम के नज़दीक सराय में आरज़ी मस्कन बनाया। हमारे बुजुर्गों की यही आरज़ू थी कि अमन हो जाने के बाद वापस राजौरी चले जाएंगे, क्योंकि अपने आबाई वतन की अपनी कशिश होती है। इस जगह से बचपन की यादें वाबस्ता होती हैं। दादा ने मेरे नाना का साथ दिया, वरना शायद वो भी हिजरत न कर पाते और वहाँ ही शहादत का दर्जा हासिल करना पसंद फरमाते। कुछ अरसा बाद जब ज़रा अमन महसूस हुआ तो बुजुर्गों को अपने वतन की याद ने बेकल कर दिया। बड़े दादे से इजाज़त लेकर हमारा काफिला एक बार फिर अपने आबाई गांव सरानो का जानिब रवाना हो गया, जो ज़िला बाजौरी के कुराब है। जंग की वजह से घर बार, खेत खलियान, बाग बागीचे तबाह हो गए थे। सामान लूटा जा चुका था। नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत करना थी। सख्त मेहनत मशक्क़त के बाद वालिद साहब और भाई इतना कुछ कर पाए कि हम सुकून से रहने लगे। चंद साल भी आराम से रह ना पाए थे कि फिर से हालात ने करवट ली और बेसुकूनी शुरू हो गई। दिन ब दिन हालात बिगड़ते जाते थे, यहाँ तक कि 1965 की जंग शुरू हो गई। हिंदू फौजें सिविल लोगों को तकलीफ पहुंचा रही थीं और बेगुनाह लोग शहीद हो रहे थे। औरतों की इस्मत महफूज ना रही थी। इन हालात को देखते हुए दादा ने एक बार फिर ये फैसला किया कि अब पाकिस्तान जाकर वापस यहाँ नहीं आना है, लेकिन इस दफ़ा नाना ने उनका साथ नहीं दिया। साफ कह दिया कि अब जिए आ मरे, अपने इबाओ अजदाद का गांव नहीं छोड़ेंगे। दादा जान हालात की संगीनी का एहसास कर चुके थे। उन्होंने अपने भाई और उनकी औलाद को वहीं रहने दिया और हिजरत पर तैयार हो गए। यूं हमारा मुख्तसर काफिला एक बार फिर पाकिस्तान की जानिब रवाना हुआ। मेरे नाना जान और बड़े मामू बॉर्डर लाइन पर हमको खुदा हाफिज कहने आए। हमें क्या जब थी कि ये दूरी अब दाई होगी। अब के बिछड़े तो फिर कभी मिल ना पाएंगे। मामू के घर वालों से ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। मैं अपने मामूजाद जो मेरे मंगेतर थे से बिछड़ गया, और मेरे भाई अपनी मंगेतर से। मुझको अंदाज़ा न था कि अब दोबारा बॉर्डर क्रॉस करना इतना दुश्वार होगा। ये खबर होती तो हम तारों भरा जिंगला ही पकड़ लेते। जुदा होते वक्त नाना और दादा भी खूब रोए थे, क्योंकि दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। ये भी जुदा न हुए थे। सफ़र में भी हमने बहुत मुसीबतें उठाईं। पाकिस्तान पहुंचे तो हुकूमत पाकिस्तान ने मुहाजिरों की आबादकारी का काम शुरू कर दिया। इस तरह हमको आखिरकार छेनिप सेक्टर पर आबाद किया गया। ये वही जगह थी जहां जनरल इफ्तिखार शहीद हुए थे, और ये इलाका अब ज़्यादातर उन्हीं के नाम से मशहूर है। और इसी बॉर्डर पर तारीखी जंग हुई थी। बॉर्डर के दरमियान दरियाए तवी बहुत है, जिसको बॉर्डर लाइन करार दिया गया, मगर हम इस बॉर्डर लाइन को दिल से नहीं मान रहे थे, क्योंकि पूरा कश्मीर एक है और हमारा वतन कश्मीर पूरा है, आधा नहीं। खैर, वक्त के साथ हमारे भी हालात अच्छे हुए गए, लेकिन फिर चंद सालों बाद ही वालिद को उनके भाई की याद ने सताना शुरू कर दिया। अब बॉर्डर के उधर जाकर अजीज़ों से मिलना मुहाल था, जबकि हमारे आपस में रिश्ते नाते भी तय हो चुके थे। किसी ने वालिद साहब को मशवरा दिया कि आप मुल्क से बाहर चले जाइए, तभी आप अपने अजीज़ों से मिल सकेंगे। वालिद साहब ने कोशिश की और बैरून मुल्क जाने में कामयाब हो गए। अभी उनको वहां गए 2 साल हुए थे कि दादा जान फौत हो गए।
उन्होंने इमरजेंसी में छुट्टी ली और काफ़ी जिदोजहद के बाद घर आए। आते ही उन्होंने अपने आबाई गांव जिला राजौरी में फ़ोन किया और मामू जान को इत्तला दी कि आपके चचा फौत हो गए हैं। जब नाना जान ने अपने भाई की वफ़ात का सुनो वहां तड़प कर रह गए। उनका पासपोर्ट बना हुआ था, वो वीज़े के लिए भाग दौड़ में लग गए। एक माह की तगोदो के बाद नाना को बॉर्डर लाइन के इस तरफ आने की इजाज़त मिली। एक ही मुल्क के होते हम कितने दुखी हुए। मकबूजा कश्मीर से आज़ाद कश्मीर आने तक इन दिनों मीर अबे साजिद 7वीं जमात में पढ़ रहा था। उसने पहली बार अपने नाना को देखा था। वो बुजुर्ग आदमी थे, इनका चेहरा चांद की तरह चमकता था और अपने ज़माने के वो बड़े बहादुर इंसान थे। जब अपने भाई की कब्र पर फातिहा के लिए गए तो उनकी बचगी बंध गई। वो 2 माह हमारे पास रहे, हमारे घर में जैसे हर तरफ खुशियां ही खुशियां बखर गई थी। अम्मी जान की खुशी तो दीदनी थी। ये सिर्फ वही जान सकते हैं जिनके अपने सरहदों की तकसीम की वजह से जुदा हो गए हो। वो दिन भी आ गया जब नाना जान ने हमसे जुदा होना था। कैसे बताओ है कि ये कितना मुश्किल वक्त था। अम्मी को बाप की जुदाई और माँ की याद और ज्यादा सता रही थी, जो उनसे मिलने से मजबूर थी। हम सब काफले की शक्ल में उनको अलविदा कहने गए। जब नाना बॉर्डर से गुजर रहे थे तो हम नाना जान की मोहब्बत में दौड़ते हुए इंडिया के बॉर्डर लाइन में चले गए और अम्मी गम से बेहोश हो गईं, जैसे उनको यकीन हो कि वो दोबारा नाना जान से फिर कभी ना मिल सकेंगी। साजिद भाई जिन्होंने पहली बार नाना को देखा था, वो सबसे ज्यादा रो रहे थे। वो इन दिनों इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे और हम बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। कहते थे कि अम्मी जान, मुझे तो पता ही नहीं था कि नाना का रिश्ता कितना प्यार होता है। तब अम्मी कहती कि तुमने नानी, खाला और मामू को तो देखा नहीं, देख लोगे तो फिर समझोगे कि ये रिश्ते कैसे प्यारे होते हैं। हमारे घर से करीब खेतों में एक सड़क थी जो पाकिस्तान से जम्मू और कश्मीर को जाया करती थी, जिसको अगर क्रॉस करते तो दरियाए तवी का पुल आ जाता था। एक दिन जब साजिद इसी तरफ था, अचानक इसने देखा कि एक सोजो की कुराब से गुजरी है। वहां आगे ही फौजी चौकी थी। बॉर्डर के करीब से सोजो की इसी चेक पोस्ट की तरफ चली गई। तब साजिद ने दिल में ख्याल किया कि ये बेचारे मुसाफिर शायद रास्ता भूल चुके हैं, चौकी वाले उनको वापस कर देंगे। इसका ख्याल ठीक था। पाकिस्तानी नौजवानों ने उनको वापस भेज दिया। करीब ही गाड़ियों का अड्डा था जब वही सोजो की दोबारा अड्डे पर आई और किसी से पता पूछा। फिर उसने अचानक हमारे घरों की तरफ रुख किया। साजिद भाई ने देखा कि ये मुसाफिर तो हमारे घर की तरफ जा रहे हैं। इसका दिल धड़कने लगा। दिल की कैफियत अजीब हो गई, कहीं ये मामू मानी तो नहीं, हमसे मिलने मकबूजा कश्मीर से आए होंगे। साथ उनकी बेटी भी थी। जैसे ये साजिद का कोई ख्वाब था जो पूरा हो गया। क्या खबर थी कि ये अपनों से मिलने आए हैं। साजिद जब घर पहुंचा तो मोहल्ले में शोर मचा हुआ था कि सैयद साहिब, उनकी बीवी और बच्ची कश्मीर से आए हैं। तमाम लोगों ने उनको घेर लिया। उस वक्त मेरी वालिदा अपनी नंद के घर थी। साजिद ने मुझसे पूछा, आपी कौन आया है? कहीं मामू मुमानी तो नहीं? मैंने रास्ते में उनकी सोजोकी को किसी का घर तलाश करते देखा था। हाँ वही है, मैंने जवाब दिया। तभी साजिद दौड़ा हुआ उम्मी को बुलाने गया। जब उम्मी ने सुना कि उनके भाई और भतीजी आए हैं तो वो खुशी के मारे वहीं बेहोश हो गई। आज फिर हमारे घर ईद का समा था। मेरी कजिन जो साजिद की हम उम्र थी, वो भी पहली बार हमको देख रही थी। कितनी हैरान थी वो, जैब जैं शर्माई शर्माई सी। मुझे वो बहुत अच्छी लगी। जी चाहा कि अपनी इस हुसैन मामूजात को दिल में छिपा लूं और कभी वापस न जाने दूं। मैंने गौर से साजिद की तरफ देखा, इसका भी कुछ ऐसा ही हाल था। पहले दिन से ही साजिद फरियादे में खो चुका था। मेरा दिल धड़कने लगा। मुझे और बड़े भाई को उनके जीवन साथी ना मिले सके थे। वो सरहद पार औदी औदी नीलगू फिजाओं में गुम हो चुके थे और अब मोहब्बत का देवता मेरे छोटे भाई के दिल को निशाना बना रहा था। मैं तो कांप गई। वो दिन ईद जैसे थे। जी चाहता था वक्त थम जाए और ये कभी हमसे जुदा ना हो, मगर वक्त नहीं थमता, ये गुजरता ही चला जाता है
और ये दोमा भी पलक झपकते गुजर गए और वो वक्त आ पहुंचा जब उनको हमसे जुदा होना था। खामोशी छेड़ ही थी और बेचैनी का आलम था। हम सब वाहगा बॉर्डर पर थे। साजिद की आंखों में आंसू भरे थे। वो बिछड़ने का लम्हा भी अजीब था। सब लोग उनसे गिले मिल रहे थे और साजिद अलहदा खड़ा था। वो इनमें से किसी से नहीं मिला, लेकिन जब वो आगे चले, ये उनके साथ साथ चलने लगा, यहाँ तक कि वो अपने बॉर्डर की हुदूद क्रॉस करके उनके बॉर्डर में चला गया। उन्होंने पासपोर्ट मांगा। पासपोर्ट पीछे रह गया है, उसने कहा। तो तुम भी पीछे जाओ। हाँ, जाता हूँ। मैं अपने लोगों से मिल तो लूँ। मैं वहाँ उनसे नहीं मिला था, इसलिए अब बेइख्तियार चला आया हूँ। उसने चेकिंग करने वालों को कहा। तभी मामू टेर गए। उन्होंने साजिद को गिले लगाया। मुमानी ने गिले लगाया। फरियादे की बारी आई। इसकी आंखें सुर्ख थीं, शबनम जैसे आंसू आंखों से जारी थे। वो कश्मीर की कुल्ली रूही थी। किसके लिए? जिससे हमेशा के लिए बिछड़ना था। वो आहिस्ता आहिस्ता आंखों से ओझल हो रहे थे। हम तो कुछ दिन रुकर चुप हो गए। रफ्ता रफ्ता दुख भी मध्यम पड़ने लगा, लेकिन साजिद को फरियादे की याद ने एक मुस्तकिल कुमक बख्श दे दी थी। ऐसा दर्द के जिसका कोई दरमा नहीं था। वो अब मुझसे यूं मुखातिब होता। आपी, जब कश्मीर आज़ाद हो जाएगा तो हम उन लोगों से फिर मिलने जाएंगे। मैंने कसम खाई है कि जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाएगा मैं शादी नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना लहू क्यों ना निछावर करना पड़े। जब कश्मीर आज़ाद होगा मैं फरियादे को अपनी दुल्हन बनाऊंगा। वक्त गुजरता गया। साजिद ने अपनी कसम पूरी की। शादी ना की, बल्कि अपनी सारी आमदी वो कश्मीर की आज़ादी के लिए फंड में देता था। उसने फरियादे की याद को अपने दिल में बहुत ही संभाल कर रखा हुआ था, किसी सुहाने ख्वाब की तरह। ख्वाब के सहारे भी लोग उम्र गुजार लेते हैं, बशर्ते ख्वाब न टूटे। लेकिन साजिद का ख्वाब टूट गया। एक दिन तार मिला के कजिन की मंगनी हो रही है। मेरे भाई के वजूद में जैसे सर दिल हर दौड़ गई। वो तार पड़ते ही पत्थर का हो गया, जैसे इसकी जान निकल गई हो। इस रोज वो खूब ही जी भर कर रोया था। वो दिल बर्दाश्ता होकर अबू ज़हबी चला गया। इसको डर था कहीं फरियादे की शादी ना हो रही हो। तार से कुछ वाजे नहीं हो रहा था कि कजिन से मुराद फरियादे है, इसका भाई, या फिर वाकई फरियादे की मन्नी की इत्तला है। अबू ज़हबी से इसने मामू के घर खत लिखने शुरू कर दिए। वो मामू से तफसील नहीं पूछ सकता था, दिल का हाल रकम नहीं कर सकता था। बहरहाल किसी तरह ये पता ना चला कि किसकी शादी हुई है। एक दिन अचानक ही फरियादे का एक खत साजिद को मिला। वो हैरान रह गया कि आखिर उसके दिल ने भी किसी की तड़प का असर कबूल किया और खत लिखने पर मजबूर हो गई है। पता चला कि छोटे मामू दुबई में हैं। वो फौराद चला गया, इनसे हाल अहवाल लिया। बड़े मामू भी आना चाहिए थे। साजिद ने इनके लिए वीज़ा लिया और एक आदमी को वीज़ा देकर बम्बे भेजा, क्योंकि कश्मीर फ़ोन करना मुश्किल था। बारिशों का मौसम था और शिद्दत की सर्दी थी, लेकिन साजिद अपनी कोशिश में लगा हुआ था। किसी तरह मामू आ जाएं तो फिर वहाँ ही रिश्ते की बात हो और वो फरियादे को अपनी दुल्हन बना सके। एक रोज़ भाई कश्मीर फ़ोन मिलाने में कामयाब हो गया। उनको वीज़े का बताया। मामू हैरान थे कि साजिद ने कमाल कर दिया है। इतनी हिम्मत की है, किसी तरह हमसे राब्ता कर लिया है। बहरहाल मामू दुबई पहुंचे और साजिद से मिलने में कामयाब हो गए। इसी दिन साजिद ने फ़ोन करके मामू के खैरियत से पहुंचने की इत्तला दी। इस रोज़ फरियादे से भी बात हो गई। साजिद के दिल की कुली एक लम्हे को खिली और दूसरे लम्हे मुरझा गई। फरियादे की आवाज़ सुनकर साजिद खुश था, जिसकी कोई इंतहा न थी कि वो ये आवाज़ सुनने के लिए बरसों से तड़प रहा था। इस सूरत को देखने के लिए, बात करने के लिए, क्योंकि साजिद के अंदर इतने जज्बात थे, दिल में इतना कुछ जमा हो गया था कि तहरीर नहीं किया जा सकता। जब फरियादे ने बताया कि इसकी शादी हो गई है, तो मेरे भाई के पैरों तले से ज़मीन निकल गई और चमनिस्तान आरज़ू पर ओस पड़ गई। सारी कोशिश और रियाजत बरकार चली गई। इस पर अजीब कैफियत तारी थी। हकीकत जानकर भी वो दिल पर काबू न रख सका। फरियादे को फ़ोन करता और 2-2 घंटे बातें करता था और वो साजिद की बातें सुनकर रोती थी।
बेबसी के आलम में और क्या कर सकती थी। बिलाखिर साजिद के दोस्तों ने इसे रोका कि अब इसको फ़ोन पर मत डिस्टर्ब करो। इसके बाद मेरे भाई ने फरियादे की घरेलू खुशियां बचाने की खातिर इसको फ़ोन नहीं किया। इसके बाद भी इसने वदा निभाया और शादी ना की। इसने अल्लाह से लो लगा ली। कश्मीर की आज़ादी का ख्वाब लेकर वो इबादत गुजार हो गया। मुझे यकीन है मेरा खुदा ऐसे नौजवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं करता। वो दिन ज़रूर आएगा जब हमारा कश्मीर आज़ाद होकर पूरा कश्मीर एक हो जाएगा।